बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे। आज क्लास 9 नई किताब के मुताबिक हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सोल्व किया हुआ है। उसमें बताया गया था गिवन दैट g इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5 where a and b are constant numbers। constant नंबर वो होते हैं जिनकी वैल्यू होती है कोई ना कोई। अच्छा, अगर if g into -1 is equal to 0 and g into 2 is equal to 10, find the values of a and b। ये अगर इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग आ सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में से और 4 में से ही आ सकते हैं। अच्छा, ये देखें g इंटू एक्स हमें ये वाली इक्वेशन दे दी गई है। अगर वो कहता है अगर आप x की जगह पर -1 रखोगे तो वो इक्वल है 0 के। अगर आप इसी x की जगह पर 2 रखोगे तो वो इक्वल आता है 10 के। हमने क्या फाइंड करना है, a b। सॉल्यूशन करते हैं। g इंटू एक्स ये वाली जो हमारे पास कंडीशन थी, इक्वेशन बनाकर दी गई थी। अगर मैं इसमें g इंटू -1 पुट करूं तो वैसे तो कंडीशन के मुताबिक 0 है। इस x की जगह पर मैं -1 रख देता हूं और इस इक्वेशन में और जहां पर भी x आता है वहां पर भी फिर -1 आएगा। ax तो यहां पर भी x था, a के साथ उसको भी -1 रखूंगा, प्लस b प्लस 5 वो वैसे का वैसे ही लिख दूंगा। अगर इसको सॉल्व करूं तो -1 a से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस a हो जाएगा, प्लस b प्लस 5 वैसे का वैसे ही लिख दूंगा। हमें कंडीशन क्या दी गई थी, g इंटू -1 इज इक्वल टू 0, ये ऊपर लिखी हुई है। तो g इंटू -1 अभी तो मैंने फाइंड किया वो इस वाली वैल्यू के इक्वल आया, तो मैं g इंटू -1 की जगह पर -a प्लस b प्लस 5 लगा दूंगा जो कि इक्वल है 0 के। अब इसमें मैं -a और b एक साइड पे रखूंगा, यहाँ पर जो प्लस 5 पड़ा हुआ था ना इसे इक्वल की दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये +5 था तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके -5 आया। खैर, अब ये -a प्लस b इज इक्वल टू -5, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। इसको इक्वेशन क्यों बनाया, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, और अगर एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल आए तो हम उनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए जरूरी है कि इन दोनों में से एक वेरिएबल को खत्म किया जाए। इसलिए पहली कंडीशन के मुताबिक -a प्लस b इज इक्वल टू -5 को इधर ही रखूंगा एज। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर आप g इंटू 2 रखोगे तो वो इक्वल आता है 10 के। x की जगह पर हमने 2 लगाते जाना है। तो x की जगह पर 2, a के साथ x था उसकी जगह पर भी 2, प्लस b प्लस 5 ऐसे ही लिख दूंगा। a के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा प्लस b प्लस 5। अब ये इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो सकती क्योंकि ना ही एक ही रकम b में जमा हो सकती है और ना ही कांस्टेंट इन दोनों में ऐड हो सकता है। तो अगला काम क्या है, कंडीशन हमें दी गई है तो इसी कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन g इंटू 2 इज इक्वल टू 10 आता है ना, तो g इंटू 2 तो वो मैंने फाइंड किया 2a प्लस b प्लस 5 आया, तो g इंटू 2 की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दूंगा 2a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10। पिछले वाले जैसे ही काम, a और b को अलग कर लो और जो +5 था इसे इक्वल की दूसरी तरफ ले जाए तो -5 हो जाएगा। 10 में से अगर -5 निकल जाए तो +5 बचता है। अब ये हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है और हमारे पास एक इक्वेशन 1 बन जाती है और एक इक्वेशन 2 बन जाती है। हमने इनमें से कोई एक वेरिएबल खत्म करना है, चाहे a खत्म हो जाए चाहे b खत्म हो जाए, क्योंकि दोनों में b हमारे पास इक्वल ही है। दूसरी इक्वेशन में प्लस b है और पहले वाली इक्वेशन में भी प्लस b है। अगर मैं पहली में से दूसरी को माइनस करवा दूं या दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन माइनस करवा दूं, दोनों तरह से हमारे पास b खत्म हो जाएगा। तो मैंने ये लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जो फ्रॉम के बाद इक्वेशन लिखी जाती है इसको ऊपर लिखा जाता है और जो पहले लिखी हुई है इसको नीचे लिखा जाता है। 6 और 7 क्लास में हम लोगों ने समझा था अलजब्रे में जब भी आप माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो वैल्यूज होती है ना उन सब के साइन बदल देते हैं।
माइनस ए था प्लस ए हो गया, प्लस बी था माइनस बी हो गया, माइनस 5 था प्लस 5 हो गया। 2a प्लस ए 3a हो जाएंगे, प्लस बी माइनस बी कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 5 और प्लस 5 ये हो जाएंगे जी 10। हमें इसमें से a चाहिए, तो 3 जो मल्टीपल कर रहा था a के साथ इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा। अब हमें a मिल चुका है, b अगर हमने फाइंड करना है तो वो इक्वेशन 1 के अंदर भी मौजूद है और इक्वेशन 2 के अंदर भी b मौजूद है। आप इस a की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में लगाएंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने क्योंकि पहली वाली इक्वेशन में a मौजूद था तो उसी में मैंने लगा दिया। पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 1, तो माइनस a प्लस b था ना, तो a की वैल्यू तो मैंने लगा दी 10/3 प्लस b वैसे ही इज इक्वल टू -5, वो भी इक्वल की दूसरी साइड पे मौजूद था। अब ये देखिए मुझे b चाहिए, उसके साथ -10/3 नहीं चाहिए, इसको मैं इक्वल की दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो +10/3 हो जाएगा। जिस रकम के नीचे कुछ नहीं है ना उस रकम के नीचे 1 होता है, और अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस आए या फिर माइनस आए तो एक ही काम होता है कि उसका एलसीएम लिया जाए। तो 1 और 3 का एलसीएम लूंगा तो 3 आएगा। आगे क्या काम है, पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को लो, एलसीएम के नीचे डिवाइड करवाओ। अगर 1 डिवाइड करवाएगा 3 को तो 1 3 is 3 होता है। तो जो 3 आंसर आया उसको इसी फ्रैक्शन के ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 5 15, अगर माइनस था तो -7 लगा देंगे, प्लस वैसे ही। अब एलसीएम पे दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा, तो 3 जब 3 को डिवाइड करेगा आंसर आएगा 1, तो 1 को ऊपर वाले 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो 10 ही आ गया। माइनस के 15 में से प्लस का 10 निकल जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, डिवाइड में 3 मौजूद था। अब ये हमारे पास b आ चुका है और हमारा काम भी यही था, a और b फाइंड करो। ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन सेट लिख दिया। a की वैल्यू आई थी 10/3, b की वैल्यू आई है जी -5/3। उम्मीद है समझ गए होंगे, नोट कर लें इसे। अच्छा जी आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान सा हमारे पास एक सवाल है। गिवन में हमारे पास f इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2, फिर दोबारा कहता है f इंटू एक्स इज इक्वल टू 32, तो यहाँ पर आपने x निकालना है। अब एक बार f इंटू एक्स को 5x प्लस 2 के इक्वल रखा, दूसरी तरफ इसी वैल्यू को उसने बोला वो 32 के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कंडीशन हमें दे दी गई है कि दोनों को इक्वल हम रख सकते हैं। तो मैं 5x प्लस 2 को इक्वल रखता हूँ 32 के, तो मुझे तो इसमें x चाहिए जो हमें सवाल में दिया गया है। तो x के साथ जितनी भी चीजें हैं इसे इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। पहले तो इस +2 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो +2 इक्वल की दूसरी तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा। 32 में से अगर 2 निकल जाएगा तो 30 बचेगा। हमें अभी भी x चाहिए, उसके साथ 5 मल्टीप्लाई करवा रहा है, हमें 5 नहीं चाहिए। तो क्या करूंगा, इसे भी इक्वल की दूसरी तरफ ले जाऊंगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल की दूसरी तरफ डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई का उलट। तो 30 डिवाइडेड बाय 5, जब आप इसको सोल्व करेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो 5 के टेबल में 30 आता है 6 पर, तो हमें x इज इक्वल टू 6 मिल जाता है। अब अगला हिस्सा आपके सवाल में नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रूव करवा दूं। 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 32 था। ये वाली हमारे पास जो स्टेटमेंट थी उसने कहा हुआ था f इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2, f इंटू एक्स इज इक्वल टू 32। अब इसमें उसने बताया कि ये 32 के इक्वल आता है ना, तो हम प्रूव करते हैं क्या वाकई दोनों साइडें 32 के इक्वल हैं। अच्छा, तो उसके लिए इस x की कीमत लगानी पड़ेगी। x वेरिएबल था, उसकी मैंने कीमत निकाली, 6 आई थी, तो x की जगह पर 6 आ जाएगा। आगे है जी +2 इक्वल टू 32, 5 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है 30 हो जाएगा, +2 इक्वल टू 32, 30 प्लस 2 32 इज इक्वल टू 32। मतलब जो यहाँ पर हमें बताया गया था कि f इंटू एक्स जब आप ये सोल्व करेंगे तो वो 32 के इक्वल आता है, तो वो सही था। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड पे, ये हमारा प्रूफ भी हो जाता है।
इससे ये भी साबित होता है कि हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर सही है। अगर इस आंसर में मसला होता तो ये दोनों साइडें कभी भी इक्वल नहीं आनी थी। बहरहाल ये आप लोगों के सिर्फ समझने के लिए था, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सवाल आपका यहां तक ही मुकम्मल होता है, नोट कर लें इसे। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखें। सेम पांचवें छठे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये सारे एक ही टॉपिक से, एक ही कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं। जैसे हमने पहले किए वही कॉन्सेप्ट इसका है। उसमें हमने ए और बी निकाला था चौथे और पांचवें क्वेश्चन में, तो यहां पर हमने सी और डी निकालना है। ज्यादा फर्क नहीं है, बस वही हमारा सेम तरीकेकार चलेगा। सोल्व करते हैं। f इंटू एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस डी के इक्वल। अगर आप इस x की जगह पर 1 पुट करते हो तो ये फंक्शन आपके पास 6 के इक्वल आता है। अगर इस x की जगह पर -2 पुट करोगे तो फंक्शन 10 के इक्वल आएगा। हमने क्या निकालना है? c एंड d। सॉल्यूशन करते हैं एज जैसा कि हमें फंक्शन दिया हुआ है ये वाला सी एक्स स्क्वायर प्लस डी के इक्वल। अगर हम यहाँ पर f इंटू 1 पुट करते हैं x की जगह पर 1, तो इस इक्वेशन में जहां पर भी x आ रहा है वहां पर 1 पुट करना पड़ेगा। तो 1 के ऊपर स्क्वायर है क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर था, प्लस d। f इंटू 1 पुट करने से 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c आएगा, प्लस d। आगे हमने कंडीशन के मुताबिक बताना है क्योंकि ये इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो पाएगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक अगर आपने f1 का आंसर निकाला है तो वो 6 आना चाहिए। तो f1 का आंसर c प्लस डी ये 6 के इक्वल होना चाहिए, तो वो मैंने लिख दिया इसको। अब इसमें इक्वल की एक साइड पे c और d था, कोई तीसरी रकम होती तो इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 ही थी तो हम इससे आगे इसको सोल्व नहीं करेंगे, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा था? इसी इक्वेशन में अगर आप f-2 रखो तो इक्वल टू 10 आता है। यही इक्वेशन मैंने दोबारा लिख दी, जहां पर x है वहां पर -2 पुट करवाया, x की जगह पर -2 पुट करवाया, -2 के ऊपर स्क्वायर है, प्लस d। -2 का स्क्वायर आएगा +4, प्लस d वैसे लिखा जाएगा। 4 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c प्लस d। अब ये याद रहे f-2 उसने कहा था 10 के इक्वल है, तो कंडीशन यही है, f-2 10 के इक्वल है। f-2 की वैल्यू अभी तो आपने इसका आंसर निकाला 4c प्लस डी, तो हम कह देंगे 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 है। तो इक्वल की एक साइड पे c और d मौजूद है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। आगे चलते हैं। हमें दोनों इक्वेशन में से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों में से या तो c को खत्म करवाना है या फिर d को खत्म करवाना है। तो d दोनों तरफ सेम है तो इसलिए इसको खत्म करवाना आसान है। तो खत्म करने के लिए क्योंकि दोनों का साइन सेम है, अगर मैं खत्म करना चाहता हूं तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा, क्योंकि अगर जमा करवाता हूं तो b प्लस b 2b हो जाएगा, खत्म होने की बजाय ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये खत्म हो जाए, तो उसके लिए मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि फिर सब्ट्रैक्ट करने से साइन बदलता है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन लिखी जाएगी इसको ऊपर लिखूंगा और जो पहले वाली इक्वेशन 1 है उसको नीचे लिखूंगा। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही अलजेब्रे में हमने माइनस वाली रकम लिखी तो नीचे वाली रकम के साइन बदलते हैं, ऊपर वाली वैसी की वैसी, नीचे वाली जो c प्लस डी थी उसके साइन बदल के -c माइनस डी इक्वल टू +6 था, अब हो गया जी -6। तो 4c में से माइनस हो जाएगा 1c, तो 3c बचेगा प्लस का। d माइनस डी कट जाएंगे, 10 में से 6 निकलेगा तो 4 आएगा। हमें इसमें c की वैल्यू चाहिए, c के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ गया तो डिवाइड हो गया। ये हमारे पास c का आंसर आ गया जी 4/3। आगे चलते हैं। जब c या फिर d आ जाए, या अगर आपके पास a और b आए थे, अगला काम क्या होता था? इसकी वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करवा दो। तो मैं c की वैल्यू 4/3 को इक्वेशन 1 में पुट करवाता हूँ। इक्वेशन 1 थी c प्लस डी इज इक्वल टू 6। दोबारा मैंने यहाँ पर लिखी c प्लस डी इज इक्वल टू 6। c की वैल्यू आई है तो c की जगह पर 4/3 लगाऊंगा,
प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब हमें तो डी चाहिए, उसके साथ 4/3 नहीं चाहिए। ये यहाँ पर ऐड हो रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस कर देंगे हम इसे, तो 6 में से माइनस हो जाएगा 4/3। जिस रकम के नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो दो फ्रैक्शन के दरमियान अगर माइनस आए तो उसका एलसीएम लिया जाता है। 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। अगला काम पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम के ऊपर डिवाइड करना है। एलसीएम 3 है, डिनोमिनेटर 1 था, तो 1 के टेबल में 3 आएगा 3 पर। तो जो आंसर आया इसको इसी फ्रैक्शन के ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 6 18 माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब एलसीएम 3 को इस वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 3 पे डिवाइड करवाऊंगा, तो 3 1 का 3 होता है, तो 1 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करवाया 4। 18 में से 4 निकाल दें तो 14 बचता है, डिवाइड कर रहा था 3 पर, तो डी भी हमारे पास आ चुका है। यही हमारा सॉल्यूशन सेट था। C इज इक्वल टू 4/3, D इज इक्वल टू 14/3। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 3.3 के साथ ही हमारा तीसरा चैप्टर मुकम्मल हो जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं चौथे चैप्टर में।